हेलो दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी आपके अंदर एक खालीपन रहता है, जैसे आप हमेशा खुद को दूसरों से कमतर आंकते हैं? क्या आपको भी हर रोज यह डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे, आपकी बातों, आपके काम या सिर्फ आपके होने पर? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी डर, शर्म और आत्मसंदेह के साथ जी रहे हैं, और इसी दर्दनाक सच्चाई को गहराई से समझती है ब्रेने ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची और साहसी आवाज़ है जो हमें कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह किताब हमें परफेक्शन की झूठी दुनिया से निकालकर होल हार्टेड लिविंग की ओर ले जाती है, जहां हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनाते हैं, जहां हम ये समझते हैं कि आत्मस्वीकृति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे शर्म और डर को पीछे छोड़कर हम खुद को अपनाना शुरू कर सकते हैं, कैसे हम अपनी असली पहचान के साथ जीना सीख सकते हैं, बिना मास्क, बिना दिखावे, सिर्फ खुद के लिए। तो अगर आप भी इस दौड़ से थक चुके हैं और अब सच में खुद को अपनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा, खुद से मिलने की, खुद को अपनाने की। द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, अपूर्णता के उपहार। अध्याय 1, संपूर्णता का जीवन, होल हार्टेड लिविंग। खुद को अपनाना ही असली आजादी है। ब्रीने ब्राउन। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाले विचार से करती है। होल हार्टेड लिविंग यानी संपूर्णता के साथ जीना। ये कोई जीवन शैली नहीं, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति है। इसका अर्थ है ऐसा जीवन जीना जो गहराई से इस विश्वास पर टिका हो कि मैं प्यार और जुड़ाव के योग्य हूं। जब हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपनाते हैं, और जब हम डर, शर्म और असुरक्षा को महसूस करने के बावजूद खुद से मुंह नहीं मोड़ते, तभी हम होल हार्टेड यानी पूरे दिल से जीना शुरू करते हैं। यह एक साहसी यात्रा है, जहां हम खुद को यह कहने का साहस करते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। ब्रीने ब्राउन अपने शोध के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसे लोग जो होल हार्टेड जीवन जीते हैं, उनके जीवन में 10 ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो हर दिन सचेत रूप से साहस, करेज, करुणा, कंपैशन और जुड़ाव, कनेक्शन को अभ्यास में लाते हैं। करेज का मतलब यहां बहादुरी नहीं, बल्कि ईमानदारी है। अपने पूरे दिल से अपने जीवन की कहानी कहना। इसका मतलब है कि हम खुद को वैसा दिखाएं जैसे हम हैं, बिना इस डर के कि कोई हमें कम समझेगा। करुणा का अर्थ है पहले अपने साथ दयालु होना, ताकि हम दूसरों के प्रति भी करुणा रख सकें। और जुड़ाव तब संभव होता है जब हम अपने भीतर यह मान्यता पक्की कर लें कि हम जुड़ने के काबिल हैं। इस अध्याय में ब्रेने यह भी बताती हैं कि होल हार्टेड जीवन की राह में सबसे बड़ा अवरोध है शर्म, शेम। शर्म हमें यह महसूस कराती है कि हम जैसे हैं वैसे ठीक नहीं हैं। यह सोच धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को खत्म कर देती है और हमें सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए मुखौटे पहनने पर मजबूर करती है। वहीं होल हार्टेड लोग शर्म को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसके बावजूद खुद को सम्मान देने का चुनाव करते हैं। वे कमजोर महसूस करना गलत नहीं मानते, बल्कि उसे इंसान होने का हिस्सा मानते हैं। ब्रेने स्वीकार करती हैं कि होल हार्टेड लिविंग कोई एक बार का निर्णय नहीं है। यह एक दैनिक अभ्यास, डेली प्रैक्टिस है। रोज उठकर अपने भीतर झांकना, खुद से सच्चा होना और बार बार यह दोहराना कि मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन लवेबल और वर्दी हूं। इस जीवन शैली में हम खुद को दूसरों से कम या ज्यादा आंकना छोड़ देते हैं और तुलना की जगह कृतज्ञता और आत्मस्वीकृति को जगह देते हैं। ब्रेने यह भी मानती हैं कि यह राह आसान नहीं होती, खासकर तब जब हमारा समाज हमें परफेक्शन, सुंदरता, सफलता और लोकप्रियता के पैमानों पर आंकता है। लेकिन होल हार्टेड लोग इन बाहरी पैमानों को तोड़ते हैं और भीतर से जीना सीखते हैं। अध्याय के अंत में ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि होल हार्टेड लिविंग को अपनाने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। हम डर के आधार पर नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मसम्मान के आधार पर जिंदगी जिएं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, जब हम खुद को अपनाते हैं और जब हम यह स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, फिर भी पूर्ण हैं, तभी हम असली आज़ादी महसूस करते हैं।
यही होल हार्टेड लिविंग की असली ताकत है। अध्याय 2, शर्म और सहानुभूति, शेम एंड एम्पैथी, खुद को समझने और दूसरों से जुड़ने की ताकत। ब्रेने ब्राउन इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील भावना, शर्म, शेम, पर रोशनी डालती है। वो कहती हैं कि शर्म वह भावना है जो हमें यह यकीन दिलाती है कि मैं गलत हूं, न कि मैंने कुछ गलत किया है। ये एक बेहद निजी लेकिन सबको प्रभावित करने वाला अनुभव है। शर्म हम सबके भीतर होती है, लेकिन अधिकतर लोग इस पर बात करने से डरते हैं। ब्रेने का मानना है कि शर्म का न बोलना ही शर्म की ताकत है। जितना हम इसे छिपाते हैं उतना यह हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है। इस अध्याय में वो ये स्पष्ट करती हैं कि शर्म और अपराध बोध, गिल्ट, में बुनियादी अंतर है। अपराध बोध, गिल्ट, कहता है मैंने कुछ गलत किया है, जबकि शर्म, शेम, कहती है मैं ही गलत हूं। यह अंतर बहुत जरूरी है क्योंकि अपराध बोध हमें सुधार की दिशा में प्रेरित कर सकता है, जबकि शर्म हमें खुद से नफरत करना सिखाती है। यह भावना हमारी आत्म छवि, रिश्ते, करियर और जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती है। शर्म हमें यह यकीन दिला देती है कि अगर दूसरों को हमारा असली रूप दिख गया तो वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रीने ब्राउन का शोध कहता है कि शर्म को हराने का सबसे असरदार तरीका है सहानुभूति, एम्पैथी। जब हम अपनी शर्म किसी ऐसे इंसान के सामने व्यक्त करते हैं जो हमें बिना जज किए समझता है और कहता है तुम अकेले नहीं हो, तब शर्म की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। सहानुभूति एक ऐसा भावनात्मक सेतु है जो दो लोगों को इस गहराई से जोड़ता है कि वे दोनों एक दूसरे के अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं, बिना किसी आलोचना के। यह केवल समर्थन देना नहीं, बल्कि तुम्हारे दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं का भाव होता है। ब्राउन यह भी बताती हैं कि शर्म से उबरने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें जरूरी होती हैं। 1. चुप्पी को तोड़ना, स्पीकिंग शेम। 2. सहानुभूति को अपनाना, एम्पैथी प्रैक्टिस। 3. अपनी कहानी पर मालिकाना हक लेना, ओनिंग आवर स्टोरी। जब हम अपनी शर्म को शब्द देते हैं और किसी भरोसेमंद इंसान से साझा करते हैं तो हम शर्म की छाया से बाहर निकलने लगते हैं। हमें अपने जीवन की कहानी पर गर्व करना आना चाहिए, भले ही वह परिपूर्ण न हो। इस अध्याय में ब्रेने यह भी समझाती हैं कि शर्म का सबसे पसंदीदा हथियार है तुलना, कंपैरिजन। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, उनकी उपलब्धियों, शरीर, रिश्तों या सोशल मीडिया की तस्वीरों से, तब हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और शर्म के जाल में फंस जाते हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता है स्वीकृति और आत्म सहानुभूति। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे हम हैं और खुद के साथ दयालु व्यवहार करते हैं, तब हम शर्म को चुनौती देना शुरू करते हैं। अध्याय के अंत में ब्रेने ब्राउन हमें याद दिलाती है कि शर्म कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन हम इसे पहचानना, समझना और इससे लड़ना जरूर सीख सकते हैं। सहानुभूति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यह ताकत तब सबसे ज्यादा असर करती है जब हम इसे पहले खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम खुद के साथ सहानुभूति रखते हैं, तभी हम दूसरों से सच्चा जुड़ाव बना सकते हैं। अध्याय 3, परिपूर्णता की चाह, डिजायर फॉर परफेक्शन, परफेक्शनिज्म की असलियत और उससे बाहर निकलने का रास्ता। इस अध्याय में ब्रेने ब्राउन एक ऐसी मानसिकता को सामने लाती है जो आज की दुनिया में लगभग हर किसी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। परफेक्शनिज्म, परिपूर्णता की चाह। लेकिन ब्रेने हमें सबसे पहले यह समझने के लिए कहती हैं कि परिपूर्णता और उत्कृष्टता, एक्सेलेंस, में जमीन आसमान का फर्क होता है। परिपूर्णता की चाह आत्मविकास से नहीं, शर्म और डर से पैदा होती है। यह हमारे अंदर का वह विश्वास है कि अगर मैं सब कुछ सही कर लूं, अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं, तो लोग मुझे जज नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे और मैं प्यार और स्वीकार्यता के लायक बन जाऊंगा। ब्रेने कहती हैं कि परफेक्शनिज्म कोई स्वस्थ आदत नहीं है, यह एक बचाव तंत्र है जो हमें शर्म से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में हमें और ज्यादा कमजोर बना देता है। यह सोच हमें लगातार दबाव में रखती है कि हम गलती न करें, हर चीज को नियंत्रण में रखें और कभी असफल न हों। लेकिन यह मानसिकता हमें थका देती है, रिश्तों में दूरी बढ़ा देती है और हमारी आत्मस्वीकृति को खत्म कर देती है। परफेक्शनिज्म की जड़ें गहराई से हमारे समाज, परिवार, स्कूल और सोशल मीडिया के जरिए हमारे भीतर बैठाई जाती हैं। खासतौर पर तब जब हमें बार बार यह सिखाया जाता है कि तुम तभी अच्छे हो
जब तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते हो। यह आदत हमें अपने असली रूप को छिपाने पर मजबूर करती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर लोगों को हमारे दोष या असफलताएं दिखीं तो वे हमें अस्वीकार कर देंगे, और यही सोच हमें शर्म की ओर धकेलती है। ब्रेने इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि परिपूर्णता की चाह को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि परफेक्शनिज्म सफलता की गारंटी नहीं देता। वास्तव में यह रचनात्मकता को मार देता है, आत्मसंवाद को नष्ट करता है और बार बार हमें यह एहसास दिलाता है कि तुम अभी भी काफी नहीं हो। यही वजह है कि परफेक्शनिज्म कभी संतोष नहीं देता। चाहे आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों न करें, यह हमेशा कहेगा, थोड़ा और बेहतर हो सकता था। तो इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? ब्रीने कहती हैं कि हमें परिपूर्णता की जगह स्वकरुणा, सेल्फ कंपैशन, वास्तविकता की स्वीकृति और खुद से ईमानदारी को चुनना होगा। इसका मतलब है कि हम ये मानें कि इंसान होना गलती करना है, और हमारे दोष हमें कमजोर नहीं बल्कि इंसान साबित करते हैं। हमें खुद से यह कहना सीखना होगा, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं मूल्यवान हूं। और यह सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा के अभ्यास, डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। ब्रेने अंत में यह याद दिलाती हैं कि खुद को परफेक्ट साबित करने की जरूरत छोड़ देना दरअसल सबसे बड़ा साहस है। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे हम हैं, अधूरे, असहज लेकिन सच्चे, तभी हम असली स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। और जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं, तभी हम दूसरों को भी परिपूर्णता की बेड़ियों से आजाद करने की प्रेरणा बनते हैं। अध्याय 4, कृतज्ञता और आनंद को विकसित करना। कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। खुशी की चाबी हमारे नजरिए में है। इस अध्याय की शुरुआत में ब्रेने ब्राउन एक चौंकाने वाला लेकिन सच्चा अवलोकन साझा करती हैं। खुश लोग कृतज्ञ होने की वजह से खुश नहीं होते, बल्कि जो लोग कृतज्ञ होते हैं वे स्वाभाविक रूप से ज्यादा खुश रहते हैं। यानी हमारी खुशी का आधार हमारे जीवन में मौजूद परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा नजरिया होता है, विशेष रूप से कृतज्ञता का नजरिया। ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि अपने शोध के दौरान जब उन्होंने उन लोगों का अध्ययन किया जो अपने जीवन को होल हार्टेड लिविंग के रूप में जीते हैं, तो उन्हें एक चीज हमेशा कॉमन मिली। वे सभी लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि उनके जीवन में कोई संघर्ष या दुख नहीं था, बल्कि इसके बावजूद वे हर दिन छोटे छोटे पलों में कृतज्ञता ढूंढना और उसे महसूस करना जानते थे। यह आदत ही उन्हें स्थायी आनंद, जॉय और भावनात्मक संतुलन देती थी। इस अध्याय में एक और बहुत गहरा भाव उभर कर आता है। जॉय है सबसे कमजोर भाव जो हम महसूस करते हैं। ब्रेने कहती हैं कि जब हम बहुत खुश होते हैं तब अक्सर एक डर हमारे भीतर पैदा हो जाता है कि कहीं यह सब कुछ छिन न जाए। जैसे ही हम किसी सुखद पल का आनंद लेना शुरू करते हैं, हमारा मन अचानक से संभावित दुखों की कल्पना करने लगता है। इसे ब्रेने ने फॉरबोर्डिंग जॉय कहा है, यानी आनंद की पूर्व आशंका। यह एक मानसिक रक्षा तंत्र है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी खुशी के बाद कुछ बुरा जरूर होगा। लेकिन इसी जगह ब्रेने ब्राउन हमें एक सशक्त समाधान देती है। जब हम सचेत रूप से कृतज्ञता महसूस करते हैं तो वह डर कमजोर पड़ने लगता है। जब हम किसी पल को दिल से स्वीकार कर कहते हैं, मैं इसके लिए आभारी हूं, तो हमारा ध्यान डर पर नहीं, उस पल की सुंदरता पर केंद्रित हो जाता है। यह अभ्यास हमें डर से नहीं, बल्कि भरोसे से जीना सिखाता है। ब्रेने यह भी स्पष्ट करती हैं कि कृतज्ञता एक भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कुछ अच्छा होगा तब वे आभारी महसूस करेंगे। लेकिन ब्रेने कहती हैं कि अगर हम हर दिन सचेत रूप से कृतज्ञता के छोटे छोटे अभ्यास करें, जैसे कि एक कृतज्ञता डायरी लिखना, रात में सोने से पहले 3 चीजें गिनना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो हम अपने भीतर आनंद को टिकाऊ बना सकते हैं। इस अध्याय में ब्रेने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ती है। कृतज्ञता हमें न केवल खुशी देती है, बल्कि यह हमारे संघर्ष के समय में भी एक गहराई और अर्थ जोड़ती है। जब हम कठिन समय में भी किसी न किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जैसे अपने शरीर, अपने रिश्तों, अपने अनुभवों के लिए, तो हम पीड़ा में भी उम्मीद और जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अध्याय के अंत में ब्रेने ब्राउन जोर देकर कहती हैं कि कृतज्ञता कोई विशेष अवसर की चीज नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, एक ऐसी दृष्टि जो हमें यह सिखाती है कि हर क्षण, चाहे वह सामान्य ही क्यों न हो, एक उपहार है।
और जब हम इन उपहारों को पूरी जागरूकता और आभार के साथ स्वीकार करना सीखते हैं, तभी हम सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। अध्याय 5, अंतर्ज्ञान और विश्वास विकसित करना, डेवलपिंग इंट्यूइशन एंड ट्रस्ट। जब जवाब दिखाई न दे, तब भीतर की आवाज सुनना सीखें। इस अध्याय में ब्रीने ब्राउन हमें एक ऐसी शक्ति से परिचित कराती है जो विज्ञान से ज्यादा दिल की बात है, इंट्यूइशन, अंतर्ज्ञान। वह कहती हैं कि अंतर्ज्ञान कोई जादू या रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि यह वह क्षमता है जो ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास से मिलकर बनती है। जब हम किसी स्थिति में होते हैं और हमारे पास सारे तथ्य नहीं होते, तब भी हमें भीतर से एक आवाज आती है, यह सही है या कुछ गड़बड़ है। यही हमारी अंतर्ज्ञान की ताकत होती है। ब्रेने स्पष्ट करती हैं कि अंतर्ज्ञान कोई सुपर पावर नहीं है जो केवल कुछ लोगों को मिलती है। यह हम सभी में होती है, लेकिन इसे सुनने और समझने के लिए हमें शांति, विश्वास और साहस की जरूरत होती है। अक्सर हम इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता से डरते हैं। हमें ठोस जवाब चाहिए होते हैं, डेटा और प्रमाण चाहिए होता है। लेकिन जिंदगी के बहुत से महत्वपूर्ण मोड़ ऐसे होते हैं जहां तथ्य अधूरे होते हैं, लेकिन निर्णय लेने की जरूरत होती है। वहां पर अंतर्ज्ञान काम आता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात आती है, फेथ, आस्था। ब्रेने कहती हैं कि आस्था और निश्चितता एक ही चीज नहीं है। वास्तव में आस्था वही होती है जहां निश्चितता नहीं होती। यानी जब सब कुछ स्पष्ट नहीं होता, तब भी यह भरोसा बनाए रखना कि सब ठीक होगा, यही असली आस्था है। यह कोई धर्म विशेष से जुड़ी बात नहीं, बल्कि हमारे जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण की बात है कि हम यह मानते हैं कि हम इस प्रक्रिया में अकेले नहीं हैं और चीजें किसी न किसी रूप में ठीक होंगी। ब्रेने यह भी बताती हैं कि हमारी संस्कृति ने संदेह और तर्क को इतना बढ़ावा दिया है कि हम अक्सर अंतर्ज्ञान और आस्था को कमजोर या मूर्खतापूर्ण समझते हैं। लेकिन होल हार्टेड लोग, यानी वे लोग जो पूर्ण और सच्चे मन से जीते हैं, उन्होंने यह सीख लिया है कि हर जवाब गूगल पर नहीं मिलता। कुछ जवाब भीतर की शांति, आत्मनिरीक्षण और विश्वास से आते हैं। और जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तभी हम बाहर की दुनिया में सही निर्णय ले पाते हैं। इस अध्याय का सबसे सशक्त संदेश यही है, अनिश्चितता को गले लगाना सीखो और भरोसा रखो कि तुम संभाल लोगे। यानी जरूरी नहीं कि हमें हर सवाल का जवाब मिल जाए तभी हम आगे बढ़ें। कभी कभी सिर्फ यह मानना कि हम जवाब खोज लेंगे या कि जो भीतर से आवाज आ रही है वह सही है, यही हमें सही रास्ते पर ले जाता है। ब्रेने अंत में कहती हैं कि हमें अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को पहचानना और उसका अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम तथ्यों को नकार दें, बल्कि यह कि जब तथ्य अधूरे हों तो हम अपनी भीतरी समझ और आस्था से काम लेना जानें। फेथ और इंट्यूशन मिलकर हमें उस अंधेरे रास्ते पर भी चलने की ताकत देते हैं जहां रोशनी नहीं होती, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि आगे रास्ता जरूर होगा। अध्याय 6, रचनात्मकता को पोषित करना, न्यूर्टिंग क्रिएटिविटी। जब तुलना करना छोड़ो तो अपनी अनोखी चमक पाओ। इस अध्याय में ब्रेने ब्राउन हमें एक ऐसी शक्ति से जोड़ती है जो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन जिसे हम अक्सर दबा देते हैं या भूल जाते हैं, वह है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ब्रेने कहती हैं कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों, लेखकों या संगीतकारों की दुनिया तक सीमित नहीं है। यह हमारे हर रोज के सोचने, महसूस करने, बनाने, जुड़ने और खुद को व्यक्त करने के तरीके में मौजूद होती है। हर इंसान रचनात्मक होता है, बस फर्क इतना है कि कोई इसे अपनाता है और कोई इसे डर या तुलना की वजह से छोड़ देता है। ब्रेने की रिसर्च में यह बात सामने आती है कि जिन लोगों में आत्मसंदेह और शर्म की भावना ज्यादा होती है, वे अक्सर अपनी रचनात्मकता को दबा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बचपन में या जीवन के किसी मोड़ पर यह संदेश मिल चुका होता है कि तुम कलाकार नहीं हो या ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। ये छोटे छोटे जहरीले वाक्य हमारी रचनात्मक आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि रचनात्मकता हमारे लिए नहीं है और हम सिर्फ सही काम करने की कोशिश में खुद की अनोखी चमक खो देते हैं। ब्रेने एक और गहरी बात कहती हैं। टेडी रूजवेल्ट ने एक बार कहा, तुलना आनंद की सबसे बड़ी चोर है। यानी तुलना हमारे आनंद की सबसे बड़ी चोर है। जब हम अपनी कला, अपनी कोशिश, अपने विचारों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो हम अपनी मौलिकता और आत्मस्वीकृति खो बैठते हैं। तुलना एक ऐसा जाल है जो हमें यह महसूस कराता है कि हम कभी भी काफी अच्छे नहीं हैं, और यही सोच हमें हमारी रचनात्मकता से दूर कर देती है। इस अध्याय में ब्रेने ब्राउन यह भी साझा करती हैं कि होल हार्टेड लोग,
कंपैरिजन को पहचानते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी रचनात्मकता का मूल्य किसी स्कोर, रेटिंग या तुलना से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि वह उनके आत्म अभिव्यक्ति का जरिया है। यही लोग रचनात्मकता को एक अभ्यास की तरह अपनाते हैं, चाहे वह लेखन हो, खाना बनाना हो, गार्डनिंग हो, कपड़े पहनने का स्टाइल हो या कोई और तरीका जिससे वे खुद को दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। ब्रेने यह भी मानती हैं कि रचनात्मकता सिर्फ आत्म अभिव्यक्ति नहीं देती, यह स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आत्म सशक्तिकरण का भी जरिया है। जब हम कुछ बनाते हैं, चाहे वह एक कविता हो, पेंटिंग हो या कोई DIY प्रोजेक्ट, तो हम खुद को यह संदेश देते हैं, मैं सक्षम हूं, मेरी आवाज मायने रखती है, मैं सिर्फ उपभोक्ता नहीं, रचनाकार भी हूं। इस अध्याय का सबसे सशक्त संदेश यह है कि हमें अपनी रचनात्मकता को परमिशन देने की जरूरत है। हमें खुद को यह कहने की जरूरत है कि मुझे गलतियां करने की इजाजत है, मुझे सुंदर या परफेक्ट चीजें ही बनानी जरूरी नहीं है, और सबसे जरूरी, मुझे अपनी आवाज को सुनने और साझा करने का हक है। यही परमिशन हमें कंपैरिजन से आजादी और सच्चे आत्मप्रकाश की ओर ले जाती है। अध्याय 7, खेल और विश्राम को महत्व देना। गिविंग इंपॉर्टेंस टू प्ले एंड रिलैक्सेशन। जब जीवन की रफ्तार थमती है, तब असली सुख शुरू होता है। इस अध्याय की शुरुआत में ब्रीने ब्राउन एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की गई बात कहती हैं। हमारी संस्कृति आज व्यस्त रहने को गर्व का प्रतीक मानती है और आराम या मौज मस्ती को आलस या गैर जिम्मेदारी से जोड़कर देखती है। लेकिन उन्होंने अपने शोध में पाया कि होल हार्टेड लोग, यानी जो पूरी आत्मा से जीते हैं, वे इस सामाजिक भ्रम को चुनौती देते हैं और खेल और आराम को एक जरूरी आत्म देखभाल का हिस्सा मानते हैं। ब्रेने प्ले यानी खेल को सिर्फ बच्चों के लिए मनोरंजन नहीं, बल्कि हर उम्र में जरूरी मानसिक और भावनात्मक पोषण मानती है। वह प्रसिद्ध शोधकर्ता डॉक्टर स्टुअर्ट ब्राउन का हवाला देती है, जिन्होंने बताया कि खेल का मतलब है ऐसा कुछ करना जिसमें समय का भान मिट जाए, उद्देश्य सिर्फ आनंद लेना हो और कोई प्रतिस्पर्धा या नतीजा न हो। जब हम इस तरह की गतिविधियों में डूबते हैं, जैसे बिना वजह गुनगुनाना, पेंटिंग करना, कागज पर कुछ डूडल बनाना या दोस्तों के साथ हंसना, तब हमारा मस्तिष्क और आत्मा गहराई से ताजगी महसूस करते हैं। ब्रेने यह भी बताती हैं कि खेल और विश्राम का अभाव हमें अंदर से खोखला कर देता है। हम थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपने ही जीवन से कटे-कटे महसूस करते हैं। हमारी उत्पादकता घटती है, भले ही हम खुद को काम में उलझाए रखें। वह इसे एग्जॉस्शन एज अ स्टेटस सिंबल कहती हैं, यानी थकान को प्रतिष्ठा मानना। हम दूसरों को और खुद को यह दिखाना चाहते हैं कि हम कितने व्यस्त हैं, मानो यही हमारे मूल्य का प्रमाण हो। लेकिन ब्रेने के शोध में यह सामने आता है कि होल हार्टेड लोग आराम और खेल को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि खुद की देखभाल करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म आदर है। वे यह भी समझते हैं कि मैं पहले खुद को ठीक रखूं, तभी किसी और की सही मदद कर सकता हूं। इस अध्याय में विश्राम, रेस्ट को भी एक जरूरी अभ्यास बताया गया है। यह सिर्फ सोने या शरीर को थकान से राहत देने तक सीमित नहीं, बल्कि यह भी है कि हम अपने दिमाग, दिल और आत्मा को भी विश्राम दें। कभी कभी इसका मतलब होता है कि हम ना कहना सीखें, जब भी हम थक चुके हों या जब कोई काम हमारी ऊर्जा को खत्म कर रहा हो। इसका मतलब यह भी होता है कि हम अपने लिए समय निकालें, प्रकृति के साथ जुड़ें, संगीत सुनें या बस कुछ समय बिना किसी उद्देश्य के बिताएं। अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, जहां सबसे तेज भागने वाला ही विजेता होता है। असली जीत तो उस व्यक्ति की है जो हर पड़ाव का आनंद लेना जानता है, जो खुद को खोए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और यह तभी संभव है जब हम खेल और विश्राम को अपनी जिंदगी में जगह दें, बिना अपराध बोध के, बिना सफाई दिए। अध्याय 8, भीतर की शांति और ठहराव को अपनाना। एम्ब्रेसिंग इनर पीस एंड स्टिलनेस। जब मन शांत होता है, तब आत्मा बोलती है। इस अध्याय में ब्रेने ब्राउन हमें दो ऐसी भावनात्मक अवस्थाओं से परिचित कराती हैं जिन्हें आधुनिक जीवन शैली ने लगभग खो ही दिया है। कामनेस, शांति, और स्टिलनेस, ठहराव। वह मानती हैं कि आज की तेज रफ्तार, जानकारी भरी और अत्यधिक व्यस्त दुनिया में शांत रहना और ठहराव को चुनना एक प्रकार का आध्यात्मिक साहस है। यह केवल आराम करना नहीं है,
बल्कि अपने अंदर एक ऐसी स्थिति बनाना है जहां हम चिंता और प्रतिक्रिया से ऊपर उठकर सजग और स्थिर हो सकें। ब्रेने बताती हैं कि हम में से बहुत से लोग तनाव और बेचैनी को ही अपना सामान्य अनुभव मान चुके हैं। हम सुबह से रात तक भाग दौड़ में रहते हैं, लगातार अलर्ट मोड में जीते हैं और फिर भी खुद को सुरक्षित या शांत नहीं महसूस करते। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, जिससे तनाव, गुस्सा, अवसाद और असंतोष हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन होल हार्टेड लोग इस चक्र को तोड़ना सीखते हैं। वे जानबूझकर ऐसे अभ्यास अपनाते हैं जो उन्हें भीतर से स्थिर और शांत बनाते हैं। शांति, कामनेस के बारे में ब्रेने कहती हैं कि यह एक सीखा गया व्यवहार है, न कि जन्मजात गुण। यानी हम इसे अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। इसका अभ्यास तब होता है जब हम गंभीर स्थितियों में भी प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचकर जवाब देते हैं। होल हार्टेड लोग जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती और हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं ठहराव, स्टिलनेस को ब्रेने केवल ध्यान, मेडिटेशन तक सीमित नहीं मानती। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम बाहरी शोर को बंद करके अपनी भीतरी आवाज सुनते हैं। यह कभी कभी केवल 5 मिनट की चुप्पी हो सकती है, प्रकृति को निहारना हो सकता है या एकांत में बैठकर गहरी सांस लेना हो सकता है। ठहराव का उद्देश्य यह नहीं कि हम कुछ करें, बल्कि यह है कि हम कुछ ना करें और केवल होने की अवस्था में रहें। ब्रेने इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि कामनेस और स्टिलनेस को अपनाने का सबसे बड़ा दुश्मन है एंग्जाइटी एज अ लाइफस्टाइल, यानी चिंता को एक आदत बना लेना। हम अक्सर इतने व्यस्त रहते हैं कि जब भी कोई शांत या ठहरा हुआ पल आता है, हम असहज हो जाते हैं। हम तुरंत फोन चेक करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, क्योंकि हम चुप्पी और ठहराव से डरते हैं। लेकिन होल हार्टेड लोग इस डर को समझते हैं और इससे भागने के बजाय उसका सामना करते हैं। इस अध्याय का सार यह है, हमारे अंदर की सबसे मजबूत आवाज तभी सुनाई देती है जब बाहर और भीतर दोनों ओर से शांति होती है। इसलिए अगर हमें खुद से जुड़ना है, अपने निर्णयों को स्पष्ट करना है और सच्चे आनंद का अनुभव करना है, तो हमें शांति और ठहराव को अभ्यास के रूप में अपनाना होगा। अध्याय 9, सार्थक कार्य को अपनाना। जब काम सिर्फ आय नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाए। इस अध्याय में ब्रेने ब्राउन हमें एक बेहद जरूरी जीवन के पहलू की ओर ध्यान दिलाती है, काम, वर्क। लेकिन वह सिर्फ एक जॉब या करियर की बात नहीं करती, बल्कि मीनिंगफुल वर्क की। ऐसा काम जो हमें पर्पस देता है, हमारे मूल्यों के अनुरूप होता है और हमारे अंदर आत्मसम्मान जगाता है। ब्रेने कहती हैं कि होल हार्टेड लोग ऐसे कार्य को प्राथमिकता देते हैं जो उनके अस्तित्व को सार्थकता से भरता है, न कि केवल वेतन पर्ची से। ब्रेने की रिसर्च में सामने आता है कि बहुत से लोग ऐसे काम में फंसे होते हैं जो उनके भीतर की ऊर्जा को खत्म कर रहा होता है। वे सुबह उठकर ऐसा काम करते हैं जिसे वे नापसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सामाजिक अपेक्षाओं या आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाना है। लेकिन धीरे धीरे यह मानसिक थकावट, आत्मसंदेह और जीवन से असंतोष का कारण बनता है। जब हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो थ्राइव करने का सपना भी फीका पड़ जाता है। लेकिन होल हार्टेड लोग इस चक्र को तोड़ते हैं। वे खुद से यह सवाल करते हैं, मेरा असली जुनून क्या है? किस चीज में मेरी आत्मा जीवंत हो उठती है? ब्रेने बताती हैं कि यह जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल वर्क हमेशा हमारी रोजगार से जुड़ा हो। यह कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, बच्चों की देखभाल, सामाजिक सेवा, बागवानी, लेखन या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति खुद को मूल्यवान, जुड़ा हुआ और सजीव महसूस करे। इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, स्क्वांडरिंग आवर गिफ्ट्स, यानी हमारे भीतर जो कुदरती प्रतिभाएं हैं उनका अनदेखा करना या उन्हें दबा देना। जब हम अपने अंदर की रचनात्मकता, करुणा या नेतृत्व की भावना को नकारते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी आत्मा से कटने लगते हैं। ब्रेने कहती हैं कि यह खुद के प्रति एक प्रकार की बेईमानी है और लंबे समय तक ऐसा करना हमें दुख, निराशा और अधूरेपन की ओर ले जाता है। होल हार्टेड लोग अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखते हैं। वे जानते हैं कि मीनिंगफुल वर्क सिर्फ बड़ा या लोकप्रिय होने की बात नहीं है, बल्कि यह उस जुड़ाव की बात है जो हम अपने काम में महसूस करते हैं। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि वे क्या मूल्य दे रहे हैं, न कि केवल इस पर कि उन्हें क्या मिल रहा है। वे अपने जीवन को एक योगदान के रूप में देखते हैं और यही सोच उन्हें गहराई से संतोष देती है। ब्रेने यह भी बताती हैं कि मीनिंगफुल वर्क को अपनाने में अक्सर साहस लगता है, कभी कभी करियर बदलने का,
कभी अपने सपनों के लिए खड़े होने का, और कभी समाज की अपेक्षाओं को ना कहने का। लेकिन वह साफ कहती हैं, होल हार्टेड लिविंग रिक्वायर्स एंगेजिंग विद आवर गिफ्ट्स एंड ऑनरिंग आवर वर्क एज सेक्रेड। यानी जब हम अपने काम को पवित्र समझते हैं, तब हम उसे आत्मा से जोड़ पाते हैं। इस अध्याय का सार है, काम ऐसा होना चाहिए जो हमें जीवंत महसूस कराए, न कि खाली या थका हुआ। मीनिंगफुल वर्क हमारे अस्तित्व का वह पहलू है जो हमें उद्देश्य, जुड़ाव और आत्मस्वीकृति प्रदान करता है। अध्याय 10, हंसी, संगीत और नृत्य को अपनाना। एम्ब्रेसिंग लाफ्टर, म्यूजिक एंड डांस, जब आत्मा खुलकर जश्न मनाती है। इस अंतिम अध्याय में ब्रेने ब्राउन हमें यह समझाती हैं कि होल हार्टेड लिविंग यानी पूरे दिल से जीने के लिए केवल गंभीरता, आत्म जागरूकता और मूल्यबोध ही जरूरी नहीं, बल्कि खुशियों के सरल लेकिन गहरे अनुभव जैसे हंसी, संगीत और नृत्य भी उतने ही जरूरी हैं। ये वो क्रियाएं हैं जो हमारी आत्मा को पोषण देती हैं, हमारे अंदर के बोझ को हल्का करती हैं और हमें हमारी मानवीयता से जोड़ती है। ब्रेने बताती हैं कि हंसी, गीत और नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये अभिव्यक्ति की सबसे पुरानी और सार्वभौमिक भाषाएं हैं। जब हम नाचते हैं, गाते हैं या खुलकर हंसते हैं, हम उस शर्म और डर को पीछे छोड़ते हैं जो हमें जकड़े रखता है। हम खुद को मुक्त अनुभव करते हैं, और यही आत्मस्वीकृति का पहला कदम होता है। वह कहती हैं कि आधुनिक समाज ने इन सहज गतिविधियों को बचपना, फुर्सत की चीज या ताकत की कमी से जोड़ दिया है। हमें सिखाया गया है कि हमेशा गंभीर रहना ही व्यस्तता की निशानी है। लेकिन होल हार्टेड लोग इस सोच को खारिज करते हैं। वे जानते हैं कि हंसी में हीलिंग है, गीतों में आत्मा की गहराई है और नृत्य में आजादी है। ब्रेने इस अध्याय में एक बेहद मानवीय अनुभव साझा करती है। जब हम किसी समूह के साथ गाते या नाचते हैं, तो एक सामूहिक जुड़ाव और ऊर्जा का प्रवाह बनता है जो हमारे अकेलेपन और अलगाव को मिटा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसानों के रूप में जुड़े हुए हैं और साझा खुशी भी एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकती है। शर्म, शेम अक्सर हमें रोकती है। मैं ठीक से नहीं गा सकता, लोग हंसेंगे अगर मैं डांस करूं, मेरी आवाज खराब है, आदि। लेकिन ब्रेने जोर देती हैं कि होल हार्टेड लोग इन शर्मों से ऊपर उठकर अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखते हैं। वे खुद से मजाक कर सकते हैं, बिना परवाह के झूम सकते हैं और जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि उत्सव की तरह जी सकते हैं। इस अध्याय का सबसे भावुक और गहन संदेश यह है, हैप्पीनेस रिक्वायर्स रिस्किंग शेम। यानी अगर हम सच में आनंद और खुशी को अपनाना चाहते हैं, तो हमें उस शर्म और डर को पीछे छोड़ना होगा जो हमारी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को दबाता है। ब्रेने यह भी बताती हैं कि हंसी, संगीत और नृत्य से भरी जिंदगी हमें मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक ताकत और आध्यात्मिक संबंध प्रदान करती है। जब हम इन्हें अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ अपने जीवन में रंग भरते हैं, बल्कि दूसरों को भी खुलकर जीने की प्रेरणा देते हैं। इस अंतिम अध्याय के साथ ब्रेने ब्राउन हमें पूरे सफर का सार देती है। होल हार्टेड लिविंग कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसमें हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, अपने मूल्यों के साथ जीते हैं और खुद को बिना शर्त अपनाते हैं। हंसी, संगीत और नृत्य इस सफर के वो पुल हैं जो हमें भीतर से जोड़ते हैं, हमारे आनंद से, हमारे संबंधों से और हमारे सबसे सच्चे अस्तित्व से। तो दोस्तों, यही थे ब्रेने ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन से वो अनमोल पाठ। एक ऐसा जीवन जहां हम खुद से भागते नहीं, बल्कि खुद को गले लगाते हैं, जहां परिपूर्ण दिखने की दौड़ में खुद को खोना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीना ही असली ताकत है। शायद ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप पहली बार बिना शर्म के मुस्कुराएंगे, जब आप खुलकर गाएंगे, नाचेंगे या बस चुपचाप खुद को स्वीकार करेंगे, तो आपको समझ आएगा होल हार्टेड लिविंग का असली अर्थ क्या है। इस किताब ने हमें सिखाया कि खुद को अपनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। म्यूजिक थोड़ा अपलिफ्टिंग। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी और को भी खुद से मिलने की ये इजाजत चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए खुद को अपनाना क्या मायने रखता है। याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं, और जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद को बदलने की नहीं, अपनाने की हिम्मत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब, एक और यात्रा के साथ। तब तक के लिए
अपने दिल से जी, पूरे दिल से। धन्यवाद।